Assalamu alaikum guys, I hope you are doing well. I am Mohammed Tayyib and today our topic is regarding to a Contract Act 1872 को आज हम शुरू कर रहे हैं। पहले भी मैं पार्ट 3 के जो है वो काफ़ी सब्जेक्ट जो है ना वो डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। कंप्लीट जो है ना वो प्लेलिस्ट आप इसी चैनल से जो है ना वो देख सकते हैं। आज जो है हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को शुरू कर रहे हैं। कंप्लीट लेक्चर जो है ना वो इसी चैनल के थ्रू आपको जो है ना वो डिलीवर किए जाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली जो है वो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के वाले से है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको इनिशिएट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप किया जाता है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल दो पार्टीज़ हैं। वैसे कॉन्ट्रैक्ट में दो से ज़्यादा भी पार्टीज़ हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम जो है ना वो दो पार्टीज़ होना लाजमी है। एक सिंगल पर्सन कभी भी खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये दो पार्टीज़ हैं, ठीक है। इसको हम ए पार्टी कंसीडर कर लेते हैं और इसको बी पार्टी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ए पार्टी है ये बेसिकली बी को ऑफर कर रही है कि आपका जो सो एंड सो घर है, ठीक है, ए घर है जिसका नाम ए है, वो आप मुझे जो है ना वो 24 लाख का जो है वो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दे, मैं आपको 24 लाख देता हूँ। अब ये क्या किया है, ए ने बी को एक ऑफ़र किया है, ठीक है, प्रपोजल सेंड किया है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये जो ए पार्टी है इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेसिकली ऑफर या प्रोमिसर कहा गया है। तो जो ए पार्टी है इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोमिसर कहा गया है, ठीक है। इसको हम ऑफरर भी कहेंगे क्योंकि इसने ऑफर किया है बी को कि आपका जो ए घर है वो आप मुझे 25 लाख का जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक सिनेरियो ये है कि ए बी जो है उसको साथ निगोशिएशन करे, ठीक है, और फिर जो भी इनका मामला तय हो उस पर एग्री हो। और दूसरा सिनेरियो ये है कि बी इसकी जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, और उसको कहे कि ठीक है जो आप 25 लाख मुझे दे रहे हैं ए घर का, ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या किया है कि ए ने इसको ऑफ़र की बी को और बी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होता है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें जो है वो दो नेम लिखे गए हैं कि एक पर्सन जो ऑफ़र करता है, ठीक है, उसको जो है वो प्रोमिसर कहा गया है, और एक जो पर्सन जो एक्सेप्टेंस करता है उसको प्रोमिसी कहा गया है, ठीक है। या अब इसको ऑफरर भी कहा कहते हैं हम, और इसको जो है ना वो ऑफरी भी कहते हैं कि जिसने ऑफर को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। यही जो है आज का बेसिकली हमारा लेक्चर है, ठीक है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के वाले से, ठीक है। रेलिवेंट जो इसके सेक्शन है वो 2A 2B 3 4 5, ये बेसिकली जो है ना वो रिवोकेशन और कब जो है ना वो प्रपोजल एक्सेप्ट होगा ये उसके वाले से सारा लिखा है, ठीक है। प्रपोजल जो है ना वो एक्सप्रेसली भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अगर हम इसके प्रपोजल की डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो जो कि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहता है कि एफर समथिंग रेफर एंड ऑफर बाय वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन सेट की जाती हैं, ठीक है। रेफर सम वर्क और अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी या सो एंड सो, जो भी आपने जो है ना वो ट्रांसफ़र करना है, फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी या गुड्स या कोई भी चीज़ आपने ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है, तो उसके वाले से एक पर्सन जो है ना दूसरे को ऑफर करता है, यही ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी मिलेगा। ऐसे ही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी प्रेजेंट एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल और कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसको डिफाइन करती है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 2A है, ठीक है, जो कि बेसिकली हमें प्रपोजल के वाले से बताता है। ये कहता है कि व्हेन वन पर्सन, जब कोई एक पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, किसी दूसरे पर्सन को कोई चीज़ जो है वो सिग्निफाइज करता है, ठीक है, ताकि वो उसकी विलिंगनेस टू डू कि क्या वो ये काम करना चाह रहा है या नहीं, या अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या वो उसको रोकने के लिए कोई प्रपोजल सेंड करता है, ठीक है। अ व्यू टू ऑब्टेनिंग, कि वो उसका व्यू जानने के लिए, ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ डैट, कि ताकि वो उसकी अपनी असेंट दे टू सच एक्ट, और अब्सटेंस ही मस्ट टू मेक अ प्रपोजल, यानी कि एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को या तो वो इस चीज़ के लिए जो है ना वो कन्विंस कर रहा है कि वो ये एक्ट परफॉर्म करे, या वो इस चीज़ के लिए कन्विंस कर रहा है कि वो ये एक्ट परफॉर्म ना करे। यहाँ पे और का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, दोनों चीज़ों के लिए कन्विंस कर रहा है, ठीक है। तो दूसरे पर्सन की, ताकि वो दूसरे पर्सन की असेंट यानी कि उसकी रजामंदी जान सके कि क्या वो इस जो प्रपोजल है उसके लिए विलिंग है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको हम जो है ना वो प्रपोजल कहेंगे। बेसिकली जो है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2A जो है हमें ये बताता है। अब एक प्रपोजल के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। सब तो पहले ये है कि विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू। उसके बाद प्रपोजल जो है वो क्लियर और डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। अनक्लियर प्रपोजल जो है ना वो प्रपोजल नहीं होता, ये हम एसेंशियल में भी पढ़ेंगे। इंटेंशन भी होनी चाहिए पर्सन की, और इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, और उस जो प्रपोजल है उससे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होनी चाहिए, और बी विलिंगनेस टू बी अ लीगली बाउंड। अब देखिए जब एक पर्सन ऑफर करता है,
इसी सिनेरियो को हम ले लेते हैं कि ये अब इसको ऑफर कर रहा है, ठीक है। देखिए मैं पहले कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा समझा दूँ आपको। ये ऑफर एक्सेप्टेंस के लिए जब एक प्रोमिजर इस दूसरे पर्सन को प्रोमिजी को ऑफर करेगा और ये प्रोमिजी इसको एक्सेप्ट करेगा तो ये एक प्रॉमिस बन जाता है। इसको कहते हैं हम उर्दू में वादा। एग्रीमेंट जो होता है ना, एग्रीमेंट में प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन का होना लाजमी है, ठीक है। एग्रीमेंट तब बनता है जब प्रॉमिस और कंसिडरेशन हो, ठीक है। और जब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए ना, ठीक है। अब इन्फोर्सेबल बाय लॉ कब होता है कि उसके ऊपर एक पूरी डीड तैयार की जाती है, वो सेपरेट प्रोसीजर है, ठीक है। बस इतना समझ लें कि जब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है ना तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। अगर तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ इन्फोर्सबिलिटी नहीं है तो वो एग्रीमेंट रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। एक हमेशा टर्म यूज़ होती है और एग्जाम में भी काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है कि ऑल एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, कि जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट। लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है ना वो पहले एग्रीमेंट होते हैं, फिर उसमें इन्फोर्सबिलिटी बनती है और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आप थोड़ा सा जो है ना वो देख लीजिएगा। तो बाद अगर हम इसके एसेंशियल की बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि ऑफर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली भी हो सकती है, यानी कि आपने बोल के या लिख के जो है ना वो आपने ऑफर की हो, और इम्प्लाइडली ये कि आपने कोई एक्ट परफॉर्म किया है या कोई कंडक्ट किया है तो उससे अगले बंदे को लग रहा है कि हाँ भाई इसने ऑफर किया है। एक्शन और कंडक्ट से मुराद क्या है? इम्प्लाइड ऑफर क्या है? देखिए इम्प्लाइड ऑफर ये है कि एक पर्सन जो है ना वो किसी भी जो है ना वो एरिया में कोई शॉप वगैरह ओपन कर लेता है, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल कह लेते हैं कि वो ग्रॉसरी की शॉप ओपन कर लेते हैं। तो अब ये क्या है कि ग्रॉसरी की उसने शॉप ओपन की है, ठीक है। तो वो सबको इन्वाइट करे कि भाई आएँ और यहाँ से आप चीज़ ले जा सकते हैं, ठीक है। ये उसने इम्प्लाइडली ऑफर किया आपको, ठीक है। और एक्सप्रेसली ऑफर ये होता है कि आप बोल के किसी को बताते हो कि भाई मैं जो है ना वो शूज़ की शॉप ओपन कर रहा हूँ या बैग्स की ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे आक लेना चाहता है तो आक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है कि स्पोकन और रिटर्न, ठीक है। उसके बाद लीगल रिलेशन क्रिएट करना, ठीक है। इस केस में बेसिकली ये कहा गया था कि हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था अपनी वाइफ से कि अगर तुम मैरिज डिसॉल्व होती है तो उसके बदले में वो उसको जो है ना वो एक घर जो है वो गिफ्ट करेगा, ठीक है। यानी कि वो उसको दे देगा। और जब उनकी मैरिज डिसॉल्व हुई तो उसने वो लीगली जो है ना वो बाउंड था कि वो उसको जो है ना वो घर जो है ना वो ट्रांसफ़र करता, ठीक है। तो ये बेसिकली एक लीगल रिलेशन भी क्रिएट करता है। जब आप किसी की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एक जो है ना वो लीगल रिलेशन क्रिएट कर देता है। उसके बाद डिफाइन एंड क्लियर टर्म्स कि जो ऑफर आप कर रहे हैं उस वो डेफिनेट होनी चाहिए, उसमें क्लैरिटी मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। कोई अनक्लियर स्टेटमेंट उसमें मौजूद नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद नॉट जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। देखिए इन्विटेशन टू ऑफर इज़ नॉट एन ऑफर, ठीक है। इन्विटेशन टू ऑफर ये होता है कि आप किसी को इन्वाइट कर रहे हो कि आओ और मुझे जो है ना वो आके ऑफर करो। देखिए पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि अगर ये पर्सन इसको ऑफ़र कर रहा है, ठीक है, और ये पर्सन इसको कह रहा है कि मुझे इस ऑफ़र के लिए एक्सप्लेन करो मज़ीद, ठीक है, तो वो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। एक्सेप्टेंस तभी होगी जब वो उसकी सारी कंडीशंस को फुल मान लेगा कि हाँ भाई मैं इस पर एग्री करता हूँ। अभी बेसिकली हम इन्विटेशन टू ऑफर पे आते हैं कि इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है। आपने अक्सर अगर आप कभी शॉप्स वगैरह पे गए हैं, ठीक है, बाज़ार वगैरह पे, तो वहाँ पे लिखा होता है कि हम आपको 25% या 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि जो है ना वो यही चीज़ हम आपको सेल करेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो बेसिकली आपको इन्वाइट कर रहे हैं कि आएँ और आके हमें ऑफ़र करें। जैसे कि आप अक्सर जब शॉप पे जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, फॉर एग्जांपल आप कोई शूज़ खरीदने के लिए चले गए, ठीक है, तो जो ऑनर है शॉप का वो आपको कहता है कि 3,000 के शूज़ हैं, ठीक है। तो आप उसको कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो 2200 रुपये हैं, मैं 2200 के ही लेके जाने हैं, ठीक है। तो ये आप उसको काउंटर ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो काउंटर ऑफर मीन इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस, और उसके बदले में फिर से वो आपको निगोशिएट करता है आपसे, ठीक है। तो वो बार्गेनिंग होती है। बार्गेनिंग पे जब आप वो जो दुकान मालिक है वो 2500 पे एग्री कर लेता है, ठीक है। तो जब आप एग्री कर देते हो ना किसी चीज़ पे, उसके बाद आपके निगोशिएशन रूम ऑफ निगोशिएशन क्लोज हो जाता है। देखिए जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक शॉप पे गया और जाके मैंने उसको बोला कि कितने के शूज़ हैं, ठीक है। उसने मुझे कहा कि 4500 के हैं। मैंने उसको कहा कि भाई मैं तो 4000 दूंगा, ठीक है। और उसने बोला कि नहीं, ठीक है, मैं आपको 4300 के दूंगा। मैंने उसको कहा कि नहीं मैं तो 4000 के ही लेके जाने हैं, ठीक है। तो अब उसने मेरी अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं उसको काउंटर ऑफर कर रहा हूँ, वो मुझे काउंटर ऑफर कर रहा है कि नहीं आप 4300 के ले जाएं, ठीक है। फिर मैं उसको कह रहा हूँ कि नहीं मेरे पास तो 4000 ही हैं, ठीक है। और एट द एंड वो एग्री कर लेता है। जब वो एग्री कर लेता है ना, जब वो उसको एक्सेप्टेंस कर लेता है, उसके बाद रूम ऑफ निगोशिएशन क्लोज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो नहीं कह सकता कि अब नहीं मैं 4000 पे एग्री कर गया था तो अब मैंने 4100 लेने, और ना ही मैं कह सकता हूँ कि मैंने 4000 बोला था और अब मैं 38 के ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप एक दफ़ा एक्सेप्टेंस कर लेते हो, ठीक है, तो उसके बाद आप रूम ऑफ निगोशिएशन यानी कि जो बातचीत का मामला था वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो
के बाद जो इसी केस में बेसिकली यही हेल्ड किया गया था, तो ये एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद स्पेसिफिक एंड जनरल ऑफर। देखिए स्पेसिफिक ऑफर ये होती है कि जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी जो 20 से लेकर 40 साल के लोग हैं वही सिर्फ इसी शॉप में आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक ऑफर कर रहा हूँ। या मैं कहता हूँ कि जी जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल है वही सिर्फ इसी शॉप में आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं। जनरल ऑफर ये होती है कि जो सबके लिए होती है, होल द पब्लिक। यानी कि मैंने एक शॉप ओपन कर दी, ठीक है, और उसमें जो भी आए आके सामान ले और लेकर चला जाए, ठीक है। तो ये जनरल ऑफर होती है। उसके बाद कम्युनिकेशन विद ऑफरी। देखिए जब आप किसी को प्रपोजल सेंड करते हो ना, ठीक है, तो उसके लिए प्रपोजल के बाद जो है वो जो प्रोमिजी है, यानी कि जो दूसरा पर्सन है उसके पास एक राइट होता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करे, यानी कि वो आपसे हर एक चीज़ पूछे, पूछने के बाद वो उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। ये नहीं है कि अगर ए ने मुझे प्रपोजल सेंड किया है मुझे, ठीक है, और मैं उसको कह रहा हूँ कि मुझे इस जो है ना वो प्रॉपर्टी के वाले से ज़्यादा एक्सप्लेन करो, यानी कि इस प्रॉपर्टी में कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। या मैं फॉर एग्जाम्पल गाड़ी की बात कर लेता हूँ कि गाड़ी में कोई इशू तो नहीं है, इसका पहले एक्सीडेंट तो नहीं हो चुका, आपने इस गाड़ी को पेंट तो नहीं करवाया, ठीक है, कितनी दफ़ा ये जो है ना वो इसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, इसके जो है ना वो पूछ रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर चुका हूँ, ठीक है। हाँ, जब वो सारी चीज़ें मुझे बताएगा फिर मैं उसको कहूँगा कि यार ये पैसे तुम ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर दो। जब वो थोड़ा सा कम कर देगा मैं उस पर एग्री कर दूंगा, फिर एक्सेप्टेंस होगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का हमेशा राइट जो है ना वो ऑफरी के पास रहता है, ठीक है। इसी केस में भी यही कहा गया था कि सर्वेंट डिड नॉट नो अबाउट द रिवार्ड ऑफर। अब इस केस में बेसिकली ये हुआ था कि एक मिसिंग बॉय के ऊपर जो है ना वो ये अनाउंस किया गया था कि अगर वो पर्सन जो है ना उस मिसिंग बॉय को लेके आएगा तो उसको जो है ना इतना इतना कंसिडरेशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन कंसिडरेशन डिफाइन नहीं था किया गया, तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि यहाँ पे जो ऑफरी है, यानी कि जिस पर्सन ने बॉय को मिसिंग पर्सन को ढूंढ के लाया उसको तो पता ही नहीं था कंसिडरेशन क्या है, तो यहाँ पे अनक्लियर है, तो इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और उसको पैसे भी नहीं थे मिले। नो नेगेटिव कंडीशन, कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये भी एक एसेंशियल है। उसके बाद कंडीशन इज एन ऑफर। देखिए ऑफर में कंडीशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी मुझे गाड़ी जो है ना वो आज ही चाहिए, अगर आज गाड़ी नहीं आती तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पे जो है ना वो परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर आज ही गाड़ी आएगी तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। कोई ना कोई भी कंडीशन हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं यही कंडीशन आप रखें, कोई भी कंडीशन हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी जो आप मुझे गुड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, जब ये गुड मेरे पास पहुंचे तो ये सेम पोजीशन में हो, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा भी मसला हुआ तो ये गुड वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं उसमें कंडीशन ऐड कर रहा हूँ कि अगर इसमें थोड़ा सा भी इशू हुआ तो ये गुड वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर उसमें थोड़ा सा भी इशू होता है तो वो गुड वापस चले जाते हैं। उसके बाद क्रॉस ऑफर भी हो सकता है, जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल दी थी इसी की कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो है ना घर सेल कर रहा है और मैं वो मुझे 25 लाख कहता है, मैं उसको कहता हूँ नहीं मैंने 23 लाख देना है, तो ये मैं क्रॉस ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्रॉस ऑफर तभी कंप्लीट होगी जब वो भी एग्री कर जाएगा और मैं भी एग्री कर जाऊँगा। उसके बाद इसमें सेक्शन 2 बेसिकली यहाँ पे सी है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इसमें बेसिकली प्रोमिसर और प्रोमिसी को डिफाइन किया गया है कि जो पर्सन ऑफर करता है दैट इज़ अ प्रोमिसर, ठीक है, और जो रिसीव करता है यानी कि जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उसको हम प्रोमिसी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ प्रपोजल देखिए स्पेशल ऑफर भी हो सकती है और जनरल ऑफर भी हो सकती है। मैंने ऊपर भी बताया था कि स्पेशल ऑफर स्पेसिफिक पर्सन के लिए और जनरल ऑफर जो है ना वो होल पब्लिक के लिए, ठीक है। ये दो टाइप से ऑफर की। उसके बाद एक्सेप्टेंस सिंपल मीन कि एक पर्सन प्रपोजल करता है और उसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। इसके वाले से ही तो तब से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्टेंस मीन कि आप जो है ना वो अपनी असेंट देते हो फ्री कंसेंट के साथ, आप जो है ना उसको एग्री करते हो, ठीक है। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कॉर्जियन नहीं है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। तो दैट इज़ एन एक्सेप्टेंस, ठीक है। यही बेसिकली इस डिक्शनरी में भी डिफाइन किया गया था। उसके बाद इसकी जो एसेंशियल हैं एक्सेप्टेंस के वो बेसिकली यहाँ पे लिखे हैं। देखिए सेक्शन 7 कहता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, कि आप एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट कर रहे हो, ठीक है। ये नहीं है कि मैंने अगर 2 घर सेल करने की बात की है, ठीक है, तो आप जो है ना वो खुद ही से एक्सेप्ट कर लो कि जी मैंने एक घर सेल करना है, ठीक, एक घर जो है ना बाय करना है, ठीक है, और दूसरा नहीं करना, और आप मुझे बताते भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक को जो है ना वो ऑफर किया कि आप मैं दे दूँ ना दोनों घर आपको सेल कर देता हूँ, ठीक है, तो आप इसके बदले में मुझे 1 करोड़ रुपया दे देना, ठीक है। अब ए जो बी है, ठीक है, वो खुद ही अपने माइंड में ये एक्सेप्ट करके बैठा कि मैं तो सिर्फ एक घर एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है, और दूसरा नहीं करूँगा। उसने मुझे भी नहीं बताया, तो मुझे ये था कि उसने जो है ना वो अपनी एक्सेप्टेंस दोनों कर ली, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो बाद में मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकता हूँ कि इसने मुझे बताया क्यों नहीं, ठीक है। तो ये जो है ना वो ऐसा नहीं होगा। एक्सेप्टेंस जब भी होगी वो तो एब्सोल्यूट होगी, ठीक है, मतलब आप बताएंगे। और एब्सोल्यूट मीन्स के समटाइम ये भी होता है कि आप बता भी देते हैं यहाँ पे प्रिस्क्राइब मैनर कि आप बता भी देते हैं कि भैया मुझे लिख के सेंड करना कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ करना जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, इन रीज़नेबल वे,
इस केस में बेसिकली ये हुआ था कि ए आस्क्ड बी टू सेंड एक्सेप्टेंस थ्रू अ मैसेंजर, ठीक है, बी सेंड इट बाय पोस्ट, बी ने जो है ना उसको पोस्ट के जरिए सेंड किया, मैसेंजर के जरिए सेंड नहीं किया। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जिस वे को लिखा गया था प्रपोजल की तरफ से, यानी कि प्रोमिस की तरफ से जिसने ऑफर किया उसने जो वे लिखा था उस वे को अडॉप्ट नहीं किया गया, तो ये एक जो है ना वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। तो वैलिड एक्सेप्टेंस तभी होगी जब एब्सोल्यूट होगी और उस पर कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्लियर अगर, तो देखिए एक्सेप्टेंस ये है कि मैंने अगर उसको 25 का बोला तो वो उसी में अगर उसको एग्री करता है तो डेट इज एन एक्सेप्टेंस, वो एब्सोल्यूट भी होगी और उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो काउंटर में कोई ऑफर कर देते ना तो फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं है, फिर वो काउंटर ऑफर बन जाएगी। इस केस में बेसिकली ये हेल्ड किया गया था, देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द एक्सेप्टेंस वाज अनकंडीशनल, ठीक है। तो जो एक्सेप्टेंस वाज नॉट अनकंडीशनल कि उसमें कंडीशन मौजूद है, तो इस वजह से ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। उसके बाद ऑफरी मस्ट नो अबाउट द ऑफर। देखिए ऑफरी जो है वो उसको पता हो कि मुझे ऑफ़र क्या किया जा रहा है। अब देखिए मैं एक पर्सन को कह रहा हूँ कि आप मेरा जो है ना वो घर जो है ना वो 25 लाख का ले लें। अब मेरे पास 10-12 घर है, मैं उसको बता ही नहीं रहा कि कौन से वाला घर जो है ना वो आप 25 लाख का लें, एक घर लें, बी लें, सी लें, मैं उसको नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये उसको पता नहीं है कि मैं किस घर की जो है ना वो बात कर रहा हूँ, तो डेट्स इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है ना वो क्लियर सर्टेनिटी जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं है, क्लियर नहीं है। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ऑफर जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। नो पार्शली एक्सेप्टेंस, देखिए यहाँ पे मैंने आगे भी एग्जांपल दी थी कि आप थोड़े से पोर्शन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये नहीं है कि जो चीज़ आपको सही लगी आप उसको एक्सेप्ट कर लिया, बाकी आप कहते हैं कि मैं जो है ना वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो फिर आप काउंटर ऑफर करेंगे, ठीक है, फिर आप एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे। जैसे कि मैं भी एग्जांपल दी थी कि मैं 2 घर सेल कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसकी ऑफ़र करता हूँ बी को, ठीक है। बी एक घर तो एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन दूसरे के वाले से मुझे कुछ भी नहीं बताता, ठीक है। तो मैं यही कंसीडर करके बैठा हूँ कि उसने दोनों की एक्सेप्टेंस कर ली है, ठीक है। हाँ, अगर बी ने मुझे बता दिया है तो फिर वो मुझे काउंटर ऑफर कर रहा है कि भाई मैं सिर्फ एक घर लेने के लिए तैयार हूँ, अगर आपने वो सेल करना है तो वो बताएं, ठीक है। तो ये नो पार्शियल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी आफ्टर द ऑफर, ऑफर होगी तो एक्सेप्टेंस होगी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अ राइट पर्सन, देखिए जिस पर्सन को आपने ऑफर किया, अब मैं ए को ऑफर कर रहा हूँ कि मैं ये घर जो है ना वो जी जो नेम का मेरा घर है इस्लामाबाद में वो मैं सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं बी को ऑफर कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि डी भी सुन लेता है और डी जो है ना वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस केस में ये हेल्ड किया गया था बोल्टन वर्सेस जोन कि जिस पर्सन को ऑफर की गई है, ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर जो है ना वो एक्सेप्टेंस होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बी को ऑफर किया था, ठीक है, तो अगर बी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर एक्सेप्टेंस होगी। डी अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ठीक है। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस जो है ना वो बोल के भी हो सकती है, एक्ट कंडीशन से भी हो सकती है। तो बेसिकली जो है ना वो इस वे से जो है ना वो एक्सेप्टेंस हो सकती है। इस केस में बेसिकली यही हेल्ड किया था कि एक पर जो फीमेल थी, ठीक है, उसने जो है ना वो अपने एक्ट से जो है ना वो एक्सेप्टेंस की थी, तो फिर उसको शी वाज इंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी, तो उसको प्रॉपर्टी मिल गई थी। अब देखें मूड ऑफ रेवोकेशन, कैंसिलेशन ऑफ ऑफर। अब ऑफर जो है वो कैसे जो है ना वो रिवोक या कैंसिल होगी, ठीक है, ऑफर या एक्सेप्टेंस। देखिए ऑफर जो रिवोक होगी वो तब होगी कि अगर मैंने किसी को ऑफर की है, ठीक है, और अभी उसके पास पहुंची नहीं है ऑफर। फॉर एग्जांपल मैंने उसको पोस्ट किया है, ठीक है, पोस्ट उसके पास पहुंची नहीं है और मैं वापस पहले से ले लेता हूँ, ठीक है, तो मतलब ऑफर जो है ना वो, तो एक तो सिनेरियो वो था जो हमने स्टडी किया, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये है कि वो नोटिस भी सेंड कर सकता है, कि यानी कि बी जो है ना मुझे नोटिस सेंड कर सकता है कि भाई मैं आपकी जो है ना एक्सेप्टेंस जो आपने मुझे ऑफर किया मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, ठीक है। तो वो मुझे नोटिस सेंड कर देगा तब तक जब तक कि मुझे ये आइडिया नहीं होगा कि उसने मेरी एक्सेप्टेंस कर ली है। देखिए जब ऑफर बी तक पहुंच गई है और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, फिर निगोशिएशन वाला सिस्टम खत्म हो जाता है, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका था कि फिर रूम ऑफ निगोशिएशन खत्म हो जाता है जब एक पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया फिर निगोशिएशन नहीं कर सकते आप, ठीक है। निगोशिएशन तभी होगी जब एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, तो नोटिस सेंड करेगा, उसके बाद लैप्स ऑफ टाइम। अब फॉर एग्जांपल मैं ए को कहता हूँ कि आपके पास 1 वीक का टाइम है, अगर आप मेरे से गाड़ी लेना चाहते हैं तो आके ले लें, अदरवाइज मैं किसी और को पर्सन को जो है ना वो सेल कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैंने उसको 1 वीक का टाइम दिया, ठीक है, 1 वीक में अगर वो आ गया तो मैं उसको गाड़ी दे दूंगा, नहीं आया तो टाइम खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। डेथ और इंसैनिटी, अगर एक पार्टी की डेथ हो जाती है तो फिर वो कैसे आगे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा। फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन, लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जहाँ पे अगर एक पार्टी की डेथ हो जाए तो उनके जो लीगल हेड्स हैं, ठीक है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा जो है ना वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। उसके बाद फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन, देखिए यहाँ पे अगर मैंने कंडीशन ऐड की है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं एक को बी को कह रहा हूँ कि आप 1 वीक के अंदर अंदर आके जो है ना वो अगर गाड़ी ले लेते हैं,
ठीक है, इतने पैसों की मुझे पैसे दे देते हैं, कंसिडरेशन दे देते हैं, तो मैं आपको इतने में गाड़ी दे दूंगा। अगर तो 1 वीक से लेट आता है तो फिर मैं किसी और को सेल कर दूंगा। अगर तो वो 1 वीक में आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब उसने कंडीशन फुलफिल कर दी और मैं बाउंड हूँ को मैं उसको जो है ना वो गाड़ी दूँ। अगर उसने कंडीशन फुलफिल नहीं की तो अब मैं बाउंड नहीं हूँ कि उसको गाड़ी दूँ। तो ये बेसिकली हमने ऑफर के वाले से पढ़ा। ऑफर जो है वो एक पर्सन ऑफर करता है, ठीक है, उसको हम जो है ना वो प्रोमिजर कहते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और जो दूसरा पर्सन है जो एक्सेप्टेंस करता है, ठीक है, जिसको हम जो है ना ऑफरी भी कहते हैं, उसको हम जो है ना वो प्रोमिजी भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया है। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में याद रखिएगा।